नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हिजाबे इख्तियारी यानी एक महिला की हिजाब को चुनने की पसंद कर्नाटक से लेकर ईरान तक हर तरफ ये नारा सुनाई दे रहा है। ईरान में हजारों महिलाएं उस कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं जो उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना अनिवार्य करता है। वहीं भारत के कर्नाटक प्रांत में कॉलेज छात्राएं हिजाब पहनने के अधिकार की मांग कर रही हैं। ये दोनों विचार एक दूसरे के विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन इनका तर्क एक ही है। एक महिला के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वो तय कर सके कि उसे क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। लेकिन भारत में स्कूलों के ड्रेस कोड तय करने का अधिकार स्कूलों के पास है और कर्नाटक सरकार इस अधिकार को सुरक्षित रखा है, जिस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इस अधिकार को सुरक्षित रखा है। स्कूलों के अधिकार को सुरक्षित रखा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और फैसला अब फंसा हुआ आया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं फंस गया फैसला। कोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई कर रही दो जजों की बेंच ने अब इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की सिफारिश की है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने गुरुवार को इस मामले पर बटा हुआ फैसला दिया, यानी कि आज बटा हुआ फैसला आया। अंतिम निर्णय पर एक मत न होने के कारण उन्होंने ये केस चीफ जस्टिस यू ललित के पास भेजा है, जो अब इस पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच का गठन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि जब तक ये अदालत अपना फैसला नहीं सुनाती, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला मान्य रहेगा। यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस पर निर्णय नहीं करती, तब तक स्कूल कॉलेज में हिजाब न पहनने की यथास्थिति बनी रहेगी। हिजाब मामले पर आए इस विभाजित फैसले से सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच नए सिरे से इसकी सुनवाई करेगी। गुरुवार को अदालत में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि हमारी राय अलग है। मेरे इस मुद्दे पर 11 सवाल हैं। जस्टिस गुप्ता ने छात्रों की याचिकाओं को खारिज किया और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह मामला हम चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं ताकि इसकी सुनवाई के लिए बड़ी बेंच का गठन किया जाए। लेकिन बेंच के दूसरे जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब पहनना व्यक्तिगत पसंद का मुद्दा है। मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा ये बात आ रही है कि क्या हम इस तरह के प्रतिबंध लगाकर एक छात्रा के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के विद्वान वकीलों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ। आज का जो ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, वर्डिक्ट है, इस वर्डिक्ट में के बाद दोनों जजेज ने इस मैटर को लार्ज में ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच में भेजा है टू कॉन्स्टिट्यूट एप्रोप्रिएट बेंच। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो बेंच बनाएंगे वो 3 जजेज बेंच होगी या 5 जजेज बेंच होगी, ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन अब हमें इंतजार करना चाहिए कि जो नई बेंच आएगी उसके समक्ष पूरी सुनवाई होगी फिर से, और नई बेंच का जो फैसला होगा उसी फैसले से हाईकोर्ट का जजमेंट प्रभावित होगा। दो जजेस का भी अभी डिसीजन आया है, तो 2 से ज्यादा का बेंच, चाहे 3 हो या 5 हो, चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो ऑर्डर लिया जाएगा चीफ जस्टिस द्वारा कि वो ये अब मैटर किस बेंच के सामने लगाया जाए। जितनी बहस अभी इस बेंच के सामने हुई थी वो सारी बहस फिर दोहराई जाएगी, क्योंकि मैटर जो है नए सिरे से बहस किया जाएगा। नए बेंच गर्ल स्टूडेंट्स हैं,
उनकी क्या उनका जीवन हम इस जजमेंट से किसी तरह आसान कर रहे हैं, इस ऑर्डर से हम आसान कर रहे हैं, या क्योंकि उस गर्ल चाइल्ड का, उस गर्ल स्टूडेंट का, उस शिक्षिका का जीवन जो है वो भारत में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि हम क्या उसके जीवन को आसान कर रहे हैं और मुश्किल कर रहे हैं। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दे दिया है। बर्क ने कहा है कि लड़कियां बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हिजाब हटने से हालात बिगड़ते हैं और आवारगी बढ़ती है। हिजाब पर बैन लगता है तो न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को भी नुकसान होगा। हमें उम्मीद है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगा। जरा इनको ही सुन लीजिए। पहले तो उनकी राय एक नहीं है, तो एक तो हमारे फेवर में है ही। हम तो यही चाहते हैं कि भाई हिजाब रहना चाहिए। अगर हिजाब नहीं रहा तो क्या असर पड़ेगा लड़कियों पर? भाई समाज पर बुरा असर पड़ेगा, और इसीलिए इस्लाम ने समाज के अंदर बहरहाल ये जब लड़कियां जवान होने लगे तो उस वक्त हिजाब के लिए कहा गया कि चूंकि बेपर्दा रहने से और उधर लड़के भी जवान होते हैं तो समाज का माहौल खराब होता है, इसलिए और किसी का नहीं। ये हमारा मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। हम किसी के लिए, दूसरे मजहब वालों के लिए कोई मजबूरी नहीं कर है। संभल से इन्होंने क्या कुछ कहा है कि ये मजहबी मामला है, लेकिन स्कूलों में मजहबी मामला चलाना क्या जायज है? ये बात सही है कि सबके अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की छूट संविधान देता है। लेकिन क्या जहां पर तालीम लेने जा रहे हैं और स्कूल के पास वो अधिकार है कि वो अपना ड्रेस कोड तय करे, तो क्या उस ड्रेस कोड को न पहन करके जो ड्रेस लागू किया गया है स्कूल की तरफ से, क्या हिजाब पहन करके जाना उचित है? इस पर तो फैसला आएगा, और जब फैसला आएगा तो वास्तव में वो फैसला मान्य होगा, सर्वमान्य होगा। बहुत सोच विचार करके फैसला आएगा। और इस पर 2 जजों की जो बेंच थी उसमें फैसला जो आया है वो फंसा हुआ फैसला आया है। अब ये बड़ी बेंच के पास जाएगा, 3 या 5 यहाँ पर जज बैठेंगे और इस पर फैसला लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे ही शफीकुर रहमान जी ने ये बातें कही हैं तो हिंदू धर्म गुरु चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी बातें कह दी हैं जिसे हम तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि हिजाब के पीछे असल एजेंडा जिहाद का है। तो एक तरह से यह अब राजनीतिक गर्माहट और धार्मिक टकराव की बात यहां पर सामने आ रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो हैं वो जी, हमारे साथ तारिक अहमद लारी जी जुड़े हुए हैं, जो मुस्लिम पक्षकार हैं, और साथ ही साथ अंकुर सक्सेना जो एडवोकेट हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता, शबी हैदर राजनीतिक विश्लेषक, ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इस चर्चा में शामिल हैं। तो सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। फैसला फंसा हुआ है। सबसे पहले हम अंकुर सक्सेना जी के पास जाएंगे और इस फंसे हुए फैसले के बाद की स्थितियां क्या होंगी यही जानना चाहेंगे। जी अंकुर सक्सेना जी। तो हमें लग रहा है कि हमारी आवाज हमारे मेहमानों तक नहीं पहुंच रही है। एक बार और हम विवेक श्रीवास्तव जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, हम इनके पास जाना चाहेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो शफीकुर रहमान बर्क जी का बयान आया है, उस बयान को किस रूप में बीजेपी देख रही है? देखिए देवेंद्र जी, बर्क साहब का जो बयान है बहुत दुखद है। उनकी एक एक लाइन को जब आप गौर से सुनेंगे तो उन्होंने कहा जब लड़कियां जवान हो जाती हैं, जब लड़के जवान हो जाते हैं तो लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए,
आवारगी बढ़ सकती है, तो उनके ही बयान से साफ दिखता है कि वो लड़के और लड़कियों को बराबर नहीं मानती। उनकी दृष्टि दोनों के लिए समान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये इस्लाम का दृष्टिकोण है, ये बर्क साहब का व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। वो बर्क साहब के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से तारिक साहब बैठे हैं, ये भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे। धर्म के लिए, मजहब के लिए, संविधान के लिए, हमारे आप के लिए, कानून के लिए लड़के और लड़की एक बराबर हैं। तो पहले तो बर्क साहब की बात को मैं इसी लाइन को सिरे से खारिज करता हूँ। जिसे सुप्रीम कोर्ट के जिस आज बटे हुए फैसले पे लेकर के चर्चा हो रही है, कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला था, जिस संस्थान में विवाद उडुपी से शुरू हुआ, वहां की शिक्षण संस्था से शुरू हुआ, उनको ये लगा कि साहब ये उधर कुछ छात्राएं हिजाब पहन करके आना शुरू की, पहले नहीं आती थी। उन्होंने एक यूनिफॉर्म का एक कोड लागू किया, उनका इसका आप पालन करिए। हाई कोर्ट का फैसला तक जिस संस्था में आप पढ़ रहे, संस्था के कायदे कानूनों को आपको मानना चाहिए। और यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि सब बच्चे एक समान ड्रेस में आए और एक जैसे दिखे, ताकि किसी में ऊंच नीच या इस तरह की भावना ना पनपने पाए। जी, ये तो बातें जो हैं वो सामने आएंगी और इसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट में वाद चल रहा है और जैसे ही फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। विद्वान जनों द्वारा इस पर हर एंगल से इस पर सोचा समझा जाएगा और सोचने समझने के बाद ही फैसला आएगा। लेकिन हम तारिक अहमद जी के पास जाना चाह रहे हैं। तारिक अहमद लारी जी, जो कि मुस्लिम पक्षकार हैं, एक तरह से मुस्लिम धर्मगुरु हैं, माफ़ कीजिएगा। सपा के नेता जी, अच्छा, सपा के नेता भी हैं। ये अच्छी बात है कि ये अच्छी बात है कि विवेक श्रीवास्तव जी बता दिए कि आप सपा से भी संबंध रखते हैं और सपा की बात भी चल रही है। जी, ठीक है, लोगों में समाजवादी पार्टी के। ठीक है सर, ठीक है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन हमारे साथ जो है तारिक अहमद लारी जी मुस्लिम पक्षकार के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो उन्हीं हिसाब से हम सवाल पूछेंगे। हालांकि जब सपा से ये बात खुल के आ ही गई, सपा से हैं, तो सपा के जो नेता हैं, सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क जी, उन्होंने जो कहा है उससे सपा कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, उन्होंने क्या कहा अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है और ना सपा में अभी कोई डिस्कशन हुआ है। अभी तो फिलहाल आपने दिखाया है, मैंने सुना है जी, आपने दिखाया है, मैंने सुना है, तो इसमें भी किसी की कोई राय मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम लोग अपने में परेशान है। नेताजी की अस्पताल की वजह से जो हम लोग बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति है। सर, अगर आप कहें तो एक बार और मैं सुना दूं। शफीकुर रहमान आगे सुनाने से कुछ नहीं होगा जी, क्योंकि आपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए मुझसे कहा है कि पार्टी में क्या हो रहा है, तो मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। पार्टी में फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, जिसका इंतकाल हुआ है। और आप इसे कितना सही मानते हैं सर? कोई भी चीज हम लोग अभी उसमें कुछ नहीं, हम लोग तो अभी यहाँ पर उसमें कोई बातचीत नहीं हुआ है। किसी सीनियर लीडर की, किसी जूनियर लीडर की, किसी अध्यक्ष जी से किसी की कोई बात नहीं हुई कि शफीकुर रहमान बर्क साहब ने क्या कहा है। तो इस पर अभी कोई समाजवादी पार्टी की कोई राय आपको मैं प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ। जी, अपनी राय दे सकते हैं ना, अपनी राय दे दीजिए। मैं अपनी पर्सनल राय एज अ मुसलमान जानना चाहते हैं। मुझे एज अ मुसलमान बताया गया था। समाजवादी के तौर पर तो ये बीजेपी प्रवक्ता बिलबिला रहे कि मैं समाजवादी का हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ये समाजवादी के नाम पे नहीं बैठाया गया, मुझे यहाँ पे मुसलमान के नाते बैठाया गया था। तो वही पक्ष दे दीजिए ना सर, वही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, मुसलमान का पक्ष मैं आपको रखता हूँ। पहली बात है, विवेक जी ये बताए कि हमारे वहाँ पूर्वांचल में, ये खुद जानते हैं, इतना लंबे घूंघट ऐसे चाल डालते हैं जो गैर मुस्लिम औरतें हैं, जो हम कहें कि हिंदू औरतें हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इतना लंबा घूंघट कार से सड़क पे चलती है, तो क्या वो पर्दा नहीं है? क्या ईसाई औरतें जो बाल पहनती हैं और चेहरा इतना खुला रखती हैं, क्या वो पर्दा नहीं है? वो भी पर्दा है। हमारे वहाँ ये पर्दा जितना हिस्सा खुला रखिए, आपको कोई ऐतराज नहीं। और दूसरा, तो घूंघट कार के सर ये बताइए, घूंघट कार के स्कूल में जाती हैं क्या? घूंघट कार के स्कूल में जाती हैं, विवाद तो वहाँ है। अब कुछ भी पहन, मैं आगे बात कर रहा हूँ तो आपने बीच में रोका। अरे सर बता रहा हूँ जी, क्वेश्चन आएंगे तो जब क्वेश्चन पुटअप होंगे तो रखना पड़ेगा ना सर जी। बीच
पेशेंट, थोड़ा सुन तो लीजिए। ठीक है सर, पेशेंस है। ये किसके ये कौन क्या पहनना चाहता है उस पर हमें कोई एतराज नहीं जी। आप देखिए एक एक्ट्रेस है उर्फी, वो क्या पहनती रह भाई, उसको जो शौक है वो पहन रही है। वहीं पे दूसरी एक्ट्रेसेस है तो क्या नाम है, जो प्रियंका तो वो जो क्या नाम है उसका चावला और ये सब है, परिणीति चावला और ये सब है, वो लोग क्या पहनना चाहती है वो पहनती है, किसी को कोई एतराज नहीं। हर किसी के पहनावे पे, हर किसी के खान पान पे, हर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी रही जजमेंट की बात, तो ये जजमेंट बिल्कुल खंडित है और ये आगे जाएगा। ये संविधान पीठ या बिगर बेंच 3 बेंच पे और 5 बेंच पे या 7 जजेस। सर आप मुद्दे से भटक रहे हैं, ठीक है, वो सही है, ये कानूनी पहलू है, लेकिन धार्मिक पहलू के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि घूंघट भी औरतें जो है लेकर के घूंघट ओढ़ करके घूंघट में रास्ता चलती हैं, वो भी एक पर्दा है। हम मानते हैं सर, हम आपकी बात मानते हैं, ये घूंघट भी एक पर्दा है और आपका हिजाब भी एक पर्दा है, लेकिन घूंघट में किसे स्कूल जाते आपने देखा है? हमारे पूर्वांचल में जाती है, पूर्वांचल में बहुत जाती है जी। इसको चाहे विवेक जी एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, जी। पूर्वांचल में विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए आप, पूर्वांचल में घूंघट पे स्कूल जाते हुए आपने देखा है, आप उस जिले का नाम बताइए, हम अपने रिपोर्टर को जरूर भेजेंगे, उस स्कूल में जरूर भेजेंगे सर। जी सर, जो दुल्हन परीक्षा देने जाती है ना सर, पूर्वांचल से मैं भी हूँ, जो दुल्हन परीक्षा देने जाती है, सुन लीजिए मेरी बात, पूर्वांचल से मैं भी हूँ, जो दुल्हन परीक्षा देने जाती है वो भी घूंघट में नहीं जाती सर, वो भी घूंघट में नहीं जाती जी। जो दुल्हन होती है और परीक्षा देने जाती है वो भी घूंघट में नहीं जाती सर। मैं भी पूर्वांचल से हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। ठीक है जी, हम उसके बाद अंकुश सक्सेना जी के पास जाएंगे। पहले जी देवेंद्र जी, ये तारिक अहमद लारी साहब हैं, हमारे बगल लार के रहने वाले हैं। ये अपनी इसीलिए जाने जाते हैं, किसी को बोलने नहीं देंगे, अपनी सोच सुनाते रहेंगे जी। देखिए, घूंघट हमारे यहाँ जो विवाहित लड़कियां होती है वो करती है ससुराल में। कन्या हमारे यहाँ अपने घर में कोई घूंघट की प्रथा हमारे यहाँ कन्याओं में नहीं है जी। एक चीज। दूसरी चीज जो बहस है उस विषय पे है कि क्या हिजाब इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लाम, क्या इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है हिजाब, इस पे बहस है। जो मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में साबित करने की कोशिश की, वो साबित नहीं हो पाया, इस पे मत भिन्नता है। इस्लाम का एसेंशियल पार्ट हिजाब नहीं है। इसी तरह मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि घूंघट हिंदुत्व का या हिंदुओं के धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है। ये मौके पे ससुराल में या वरिष्ठों के सामने किया जाने वाला एक वो है जिसका प्रचलन मुगल काल से हिंदुओं में देखा गया। उसके पहले इस तरह की चीजें हिंदुओं में नहीं थी। मुगल आतताइयों के चलते हिंदुओं ने इस प्रथा को अडॉप्ट किया था, तो वो बहुन बेटियों को उठा ले जाते थे। ये उस कालखंड का है और ये केवल आज के समय में ससुराल पक्ष में रह गया है। ठीक है। तो लड़कियां हमारे यहाँ घूंघट नहीं करती। ठीक है। और इस्लाम का एसेंशियल पार्ट हिजाब नहीं। बात में हम नाम लिखा रहे हैं पढ़ने के लिए, उस संस्था के रूल्स रेगुलेशन प्रेस कोड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला तो ये है, लड़कियां पढ़ना चाहती है वहाँ का आप जज बैठा रहे हैं। ठीक है। जहाँ जाके पढ़ना चाहती है वहाँ आप जज बैठा रहे हैं। उधर भी नहीं मरने देते, उधर भी नहीं मरने दे। साहब जांच कहाँ बैठा के बताइए ना, कहीं तो जीने देंगे, कहीं तो जीने देंगे। मदरसों में भी जीने नहीं दे रहे आप, मदरसों में भी जीने नहीं दे रहे। हर जगह आप चाहते हैं कि औरतें, आपको तकलीफ क्या है, आपको तकलीफ क्या है? अगर वो बिजली जी जवाब दीजिए आप। जवाब दे सकते हैं सर, जवाब दे सकते हैं। हम थोड़ी देर बाद अंकुश सक्सेना जी के पास आएंगे, लेकिन आप लोगों का सवाल जवाब हो जाना चाहिए। जी जी जारी रखिए सर। देवेंद्र जी जी जवाब दीजिए। बिजली अच्छी लगती है आपको, आप मुझे पहले जवाब दीजिए। बिजली पहले लड़कियां घूमे तो आपको अच्छा लगेगा?
बहुत पसंद आएगा आपको। आप उसमें भी तकलीफ कपड़े पहन कर घूम रही है तो आपको उसमें भी तकलीफ है। भाई कहीं बार जीने देंगे, मदरसे में जीने दीजिए, तो मदरसों में आप परेशान किए हुए हैं। आप उस कॉलेज में पढ़ने नहीं देना चाहते क्योंकि आप हमको शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं, हमारी महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं, इसलिए आप हिजाब का तमाशा कर रहे हैं। भाई जिसको पहनना पहने, जिसको नहीं पहनना जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, विवेक जी जवाब दीजिए। मेरी मदर नहीं पहनती, मेरी बहन नहीं पहनती, वही मेरी एक बहन है वो पहनती है, खुदा की पहने भाई। हम ना उसको पहनने पर और ना जो नहीं पहन रहे उसको हम कह रहे हैं कि हम किसी के जवाब देने कोई मदरसे में जांच नहीं चल रही, एक सर्वे हुआ था कि कौन मदरसे, सुन लीजिए, हंसिए मत, जवाब दे दीजिए, सुन लीजिए, हंसिए मत, समझे झूठ का इंजेक्शन बचपन से क्या मुझे मालूम नहीं है आपके बारे में? क्या मैं जानता नहीं हूँ? अरे भाई जवाब के बारे में नहीं जानता। तारिक साहब जवाब डॉक्टर का इंजेक्शन लेते एक होता है विटामिन का इंजेक्शन, जवाब झूठ का इंजेक्शन क्यों डिबेट कर रहे हैं? उनकी डिबेट को जवाब तो ले लीजिए साहब। आप जवाब झूठ दे रहे हैं, आप सच जवाब दीजिए। किसी मदरसे में कोई जांच नहीं चल रही, 12 बिंदुओं के मदरसे का सर्वे हुआ है, मान्यता प्राप्त नहीं है। आप मुसलमानों को जाहिल बना के रखना चाहते, साथ साथ क्यों नहीं कहते? समाजवादी पार्टी के लोग इस्लाम के मुल्ला मौलवी मुसलमानों को जाहिल बना के रखना चाहते हैं, आप उनको नहीं दिलाना चाहते। समाजवादी पार्टी का तो मतलब आप कहिए कि मोदी से सब नफरत करते मुसलमानों से, अमित शाह सब नफरत करते, उनको मुसलमान को बढ़ा दिया और जब उनके खिलाफ फैसला देने जा रहा था तो जब की हत्या करवा दी, जब उनके खिलाफ फैसला देने जा रहा था तो उसकी हत्या करवा दी और उसको डिक्लेयर कर दिया। वही बोलिए लोगों क्या होगी? हमारे अंकुश सक्सेना जी जो एडवोकेट हैं बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करते करते उनका धैर्य जवाब न दे जाए, इसलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा शांत रहें, क्योंकि तर्क किसी के सही नहीं है, तर्क किसी के सही नहीं है। मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे आइए। हम अंकुश सक्सेना जी के पास जाना चाह रहे हैं, हम अंकुश सक्सेना जी के पास जाना चाह रहे हैं। सर, दोनों मेहमानों से निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रखें। हम अंकुश सक्सेना जी के पास जाना चाह रहे हैं, एडवोकेट हैं वो, हम इसके कानूनी पहलू पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें, फिर आप लोगों के पास आएंगे और चाहेंगे कि स्वस्थ बहस हो। ठीक है अंकुश सक्सेना जी, जी फैसला फंसा हुआ है, आगे क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई 2 सदस्यीय बेंच थी, और क्योंकि 2 सदस्यीय बेंच के द्वारा कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है मेरिट के आधार पर, तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का नियम है, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट है, जब 2 सदस्यीय बेंच किसी जजमेंट पे नहीं पहुंच पाती है तो निश्चित रूप से उसको लार्जर बेंच के लिए रेफर किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसी पद्धति का, उसी परिपाटी का पालन किया है। तो ये कोई इससे ये कहना कि हिजाब के फेवर में आया या हिजाब के डिसफेवर में आया, यह भी बहुत जल्दबाजी होगी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब चूंकि आप कह सकते हैं कि इस जजमेंट के बाद में, जबकि विरोधाभासी जजमेंट है 2 लोगों का, ऑनरेबल 2 जस्टिस का, चाहे गुप्ता जी हो, ऑनरेबल जस्टिस गुप्ता जी हो या धूलिया जी हो, क्योंकि विरोधाभासी जजमेंट है, तो ऐसी स्थिति में अब सब कुछ निर्भर करेगा जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है। हो सकता है जो 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो सकता है 7 सदस्यीय हो सकता है 9 सदस्यीय हो सकता है 13 हो। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि जो भी बेंच बनेगी वो हमेशा 5, 7, 9, 13 इस तरीके की बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, क्योंकि जो इस तरीके के प्रकरण होते हैं ये बड़े प्रकरण होते हैं और इन प्रकरणों के आधार पर देश का भविष्य निर्भर करता है। तो क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रकरण है और लार्जर बेंच के द्वारा जजमेंट होना है, तो आप ये मान के चलिए अगले वीक तक 10 से 15 दिन में, क्योंकि रेफर किया गया, हो सकता है थोड़ा और टाइम ले, बट एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के द्वारा एक लार्जर बेंच को क्रिएट करने का जजमेंट या ऑर्डर आपको बहुत जल्द सुनाई देगा। जी ठीक है
अब हम तारिक अहमद लारी जी के पास आना चाह रहे हैं। तारिक अहमद लारी जी, ईरान की भी बात आप सुने होंगे, थोड़ा सा हम अपने देश से विदेश की तरफ भी चले। वहाँ पर महिलाएं कह रही हैं हिजाब पहनने का विरोध कर रही हैं। अब आप हमें ये बताइए कि कुरान के हिसाब से महिलाएं वहाँ पर चल रही हैं या कुरान का विरोध कर रही हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा, आप पर सुन नहीं पाए जी। मेरी बीवी हिजाब नहीं पहनती, मेरी मदर नहीं पहनती, मेरी एक बहन नहीं पहनती जी। मेरी बेटी नहीं पहनती, मेरी भांजियां नहीं पहनती जी। मेरी एक बहन पहनती है, मुझे कोई एतराज नहीं। जो नहीं पहनती है, मुझे कोई एतराज नहीं। यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट है कि लड़की तय करे कि उसको क्या करना है। जी। एक और हमारे वहाँ एक आयत है, जी। लकुम दीनुकुम वलियद्दीन। अब तुम्हें इंग्लिश अच्छी नहीं लगती है, लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, मतलब तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। ऊपर जब जवाब देना होगा तो मेरी बीवी जवाब देगी कि उसने हिजाब क्यों नहीं लगाया। जी। मुझे जवाब नहीं देना है। जी। और रही हिजाब की बात, तो हिजाब तो एक तरह से मुसलमान लड़कों में भी मर्दों में भी है कि आदमी को ढीला वस्त्र पहनना है जो कि घुटने से नीचे लंबा हो। कौन पहन रहा है? जी। अब आप ईरान की बात कर रहे हैं तो ईरान में देखिए जो इस्लामिक लॉ था उस हिसाब से इस्लामिक लॉ की बात कर रहे हैं। वो किसी को पसंद की बात नहीं कर रहा जी। जो कुरान और जो जाहिर लोग कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और कुछ विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग कहते हैं कि इस्लाम का अंग नहीं है हिजाब, तो ये गलत है। इस्लामिक लॉ है हिजाब। हिजाब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं ना सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं तारिक जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुरान में हिजाब पहनना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल, मर्द के लिए भी है। ढीला कपड़ा पहनना मर्द और औरत जो बालिग हो गए, मतलब 12-13 साल के ऊपर के हो गए, उनके लिए कंपलसरी है। वो कंपलसरी मेरे लिए भी है कि मैं एक ढीला वस्त्र पहनूं जो मेरे घुटने से नीचे तक जाए। और जो नहीं मानते हैं, जो इसके खिलाफ, ये अपनी पसंद है। लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, मेरा दीन मेरे साथ। यानी कि कुरान ने भी कहा है कि अगर आपका पसंद है तो आप पहने, ना पसंद है तो ना कुरान ने कहा नहीं, कुरान ने कहा कि आपको पहनना है। जी। कुरान ने इंस्ट्रक्शन दिया है, अल्लाह ने इंस्ट्रक्शन दिया कि पहनना तो है। सर, तो अब आप कुरान के ज्ञाता हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं एक तरह से। देखिए भाई, एक बात समझिए, एक पक्षकार हैं जी, मुस्लिम। एक बात सुनिए, पहली बात सुनिएगा। पहली बात है, मैं धर्म गुरु नहीं हूँ जी। दूसरा, हर मुसलमान कुरान का ज्ञाता मिलेगा आपको। विवेक श्रीवास्तव जी की तरह नहीं है कि उनको भी नहीं मालूम है। आप कुरान के ज्ञाता हैं कि नहीं, पहले ये बताइए सर, आप कुरान के ज्ञाता हैं कि नहीं? कुरान के बारे में मैं जितना जानने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ। जितना अपनी नॉलेज है उतना समझता हूँ, और जितना सीखने की कोशिश करता हूँ उतना सीखता हूँ। ठीक है। और ये बचपन से हम लोग के हर बच्चे को, मेरा लड़का भी कुरान का ज्ञाता है। ठीक है सर, कुरान की अच्छी बात है। कुरान में अच्छी बातें लिखी गई हैं और बिल्कुल कुरान में अच्छी ही बातें लिखी गई हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ में गलत बातें नहीं लिखी जाती, सब धर्म ग्रंथों में अच्छी बातें लिखी जाते हैं जी। हम आना चाहेंगे विवेक श्रीवास्तव जी के पास, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कहना चाह रहे थे जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप, जल्दी से अपना पक्ष रखें। देखिए देवेंद्र जी, तारिक साहब ने कहा कि जिसको दिल आए पहने, जिसको दिल आए ना पहने जी। इनकी धर्म पत्नी नहीं पहनती, इनकी 7 बहनें नहीं पहनती, एक बहन पहनती, इनको इस पे किसी के ऐतराज नहीं है। विषय यही बहस का है। तारिक साहब ने जाने जाने वो बात कह दी जो फैसले में आई हुई है कर्नाटक हाई कोर्ट से। ये इस्लाम का इसेंशियल पार्ट नहीं है। जो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि सिक्कों के ऊपर पगड़ी पहनने पे तो नहीं लागू होता, उनके पंचक में सिख के लिए ये आवश्यक है। ये इस्लाम का इसेंशियल पार्ट नहीं है। ये बहुत सी चीजों को देवेंद्र जी सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये बात नहीं कही कि कुरान का पार्ट नहीं है, सॉरी, मैंने ये बात नहीं कही, मेरा नाम नहीं कि मैंने ये बात नहीं कही। जो मैंने आप लोग को बताया कि हिजाब कुरान का पार्ट है और उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हुक्म दिया गया है कि लड़कियों को ढीले वस्त्र में पहनने चाहिए। देखिए, मैंने साफ बताया कि अभी हिस्सा है। मैंने ये कहीं नहीं कहा कि अपनी मर्जी चलती है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है
ठीक है सर, ठीक है। हम अब अंकुर सक्सेना जी के पास जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है, समय है ही नहीं एक तरह से। अंकुर सक्सेना जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि लारी साहब कह रहे हैं कि यह पार्ट है कुरान का, लेकिन जिसको मन होता है पहनता है, जिसको मन नहीं होता है नहीं पहनता है, उसे ऊपर जवाब देना होगा। सवाल यहाँ पर यह है आपसे कि आखिर जो विद्यालय है जहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, वहाँ अपने धर्म के अनुसार पढ़ने जाएंगे या फिर स्कूल के अनुसार पढ़ने जाएंगे जो ड्रेस कोड तय करेगा? होना क्या चाहिए? वैसे कानून तो ये तो फैसला आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन होना क्या चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? धर्म को ज़्यादा महत्ता देना चाहिए या फिर शिक्षा को या शिक्षा के मंदिर को, जो संविधान सम्मत अधिकार है वहाँ का, स्कूल का अधिकार है? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है राइट टू एजुकेशन। जी, शिक्षा का अधिकार हम लोगों का फंडामेंटल राइट है, संविधान में भी इसको शामिल किया गया है। और राइट टू एजुकेशन लेना और जहां हम लोगों का अधिकार है वही राइट टू एजुकेशन के आधार पर शिक्षा देना स्टेट का कर्तव्य है, ड्यूटी है। अब सवाल उठता है राइट टू एजुकेशन को कैसे लागू किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन के लिए सरकार की नोडल एजेंसीज हैं और सरकार को नीति निर्धारण का अधिकार देती है। आप किसी विद्यालय में प्रवेश लेना आपका अधिकार है, परंतु वहां पर किस हिसाब से पढ़ाई होगी, वहां का ड्रेस कोड क्या रहेगा और वहां पर कैसे व्यवस्था मेंटेन रहेगी, इसको सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। आज आप देखिए, विभिन्न विद्यालयों में जो एडेड विद्यालय होते हैं उनमें मैनेजमेंट कमेटियां होती हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य शासी होते हैं उनमें शासी में भी एक संगठन होता है, जिसको ऑटोनोमस बॉडीज एक्ट के अंतर्गत बाकायदा मान्यता प्रदान की जाती है और जिसमें महामहिम राज्यपाल जैसे लोग, महामहिम राज्यपाल जो हैं वो चांसलर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो नो डाउट स्टेट गवर्नमेंट उसके संबंध में रूल बना सकती है। अब प्रश्न उठता है जो आज की डिबेट है कि बुरके के ऊपर क्या बुरका पहन के वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते। कर्नाटक सरकार ने हिजाब के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया तो ये उनका अपना डिसीजन है। उस डिसीजन को एक पार्टी के द्वारा ऑनरेबल हाईकोर्ट में चैलेंज दिया गया, हाईकोर्ट ने उस पर एक अपना जजमेंट दिया और उस जजमेंट के अगेंस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अप्रोच की गई। तो अब सवाल तो ये उठता है कि अभी इस विषय पे कुछ भी कहना, अगर ये जजमेंट गलत है और सुप्रीम कोर्ट की लार्जर देन कॉन्स्टिट्यूट होती है और उस चीज को लागू नहीं करती है तो उसको खंडित कर देंगे ऑर्डर को। आपको जो भी पहनना है आप पहनिए या नहीं पहनना नहीं पहनिए। लेकिन अगर वो ऑर्डर सही है तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि लागू करिए, नहीं सही है तो उसको खारिज कर देगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कहना अभी बहुत अल्य सही रहेगा। जल्दबाजी होगी, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि वास्तव में बुरके पर बवाल है और फैसला फंस गया है। फैसला अब बड़ी बेंच के पास गया है और अब हिजाब पहनकर कॉलेज जाना है या नहीं, ये फैसला बाद में आएगा। तब तक हमें और आपको इंतजार करना होगा, लेकिन इस पर सियासत जारी है और सियासतदानों की बातों को अभी आप नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि वो अपने अपने हिसाब से कहेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो ही फैसला आता है वो सही और सौम्य और सटीक होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।